मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम चैप्टर रीड करेंगे न्यायपालिका। न्यायपालिका में हम जो कर रहे थे वो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कर रहे थे। क्षेत्राधिकार में हम मौलिक क्षेत्राधिकार के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अन्य जो इसका क्षेत्राधिकार है उसके बारे में। तो यहाँ से देखिए, रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। रिट संबंधी, ये मैंने आपको जब आपका सेकंड चैप्टर पढ़ाया मौलिक अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 32, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 32 के अनुसार हम सर्वोच्च न्यायालय से कुछ रिट जारी करवा सकते हैं जब हमारे अधिकारों का हनन होता है, ठीक है, हमारा शोषण होता है। हमें उस स्थिति में कुछ रिट जारी करवाने का अधिकार है और इन रिटों के बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। जैसा कि आपने मौलिक अधिकार वाले अध्याय में पढ़ा है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर, हनन पर कोई व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश रिट के रूप में दे सकता है। उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकते हैं, उच्च न्यायालय से भी रिट जारी होती है, ठीक है। तो देखिए, लेकिन जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसके पास विकल्प है कि वे चाहे तो उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। देखिए, रिट जो है वह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा जारी करवाई जा सकती हैं। यह उस व्यक्ति के पास अधिकार है कि वह सर्वोच्च न्यायालय से रिट जारी करवाना चाहता है या वह उच्च न्यायालय से रिट जारी करवाना चाहता है। इन रिटों के माध्यम से न्यायालय कार्यपालिका को कुछ करने या ना करने का आदेश दे सकता है। अपीलीय अक्षेत्र देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है, ठीक है, जहां हमारी लास्ट अपील की जाती है वो क्या है वो हमारा है उच्चतम न्यायालय, ठीक है, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। यदि वह उच्च न्यायालय के निर्णय से सहमत नहीं है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में उसके लिए अपील कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय को यह प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने लायक है। देखिए, उच्च न्यायालय से यदि कोई मुकदमा आपको सर्वोच्च न्यायालय में लेकर जाना है तो उस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, उस स्थिति में उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र देगा कि यह जो मुकदमा है वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने लायक है, अर्थात उसमें संविधान या कानून की व्याख्या करने जैसा कोई गंभीर मामला उलझा है। मतलब जहाँ ऐसा कोई गंभीर मामला जहाँ पर संविधान की या कानून की किसी व्याख्या उच्च न्यायालय अच्छे से नहीं कर पाया है तो उस स्थिति में वह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। अगर फौजदारी के मामले में निचली अदालत किसी को फांसी की सज़ा दे दे तो उसकी अपील सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में की जा सकती है। यदि किसी मुकदमे में उच्च न्यायालय अपील की आज्ञा ना दे तब भी सर्वोच्च न्यायालय, देखिए, हो सकता है, अभी मैंने आपको बताया कि उच्च न्यायालय से जो मामला है वह कहाँ स्थानांतरित करने के लिए उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में उसे ट्रांसफ़र करने के लिए याचिका लगानी पड़ती है, ठीक है, तो उसके लिए उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र देता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी होती है जब उच्च न्यायालय उस चीज़ के लिए परमिशन ना दे, ठीक है, प्रमाण पत्र ना दे, तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के पास भी कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जिसके द्वारा वह उस मुकदमे में की गई अपील को विचार के लिए स्वीकार कर ले। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा, दोबारा से देखा जाएगा उस मुकदमे के बारे में और उसके कानूनी मुद्दों की दोबारा से जांच करेगा। यदि न्यायालय को लगता है कि कानून या संविधान का वह अर्थ नहीं है जो निचली अदालतों ने समझा है तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वह उनके निर्णय को बदल भी सकता है। जो उससे अधीनस्थ न्यायालय हैं, सर्वोच्च न्यायालय से जो नीचे हैं, नीचे उच्च न्यायालय है या कोई जिला न्यायालय है, वो सभी उसके अधीनस्थ हैं। और यदि सर्वोच्च न्यायालय को दोबारा से अन्वेषण करने के बाद यह लगता है कि जो निर्णय दिया गया है वह संविधान
में मतलब उसका अर्थ यह नहीं है तो वह उसके निर्णय को बदल भी सकता है। वह इसके साथ इन प्रावधानों की नई व्याख्या भी दे सकता है। उच्च न्यायालय को अपने नीचे की अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपीली क्षेत्राधिकार है। अब देखिए सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। मौलिक और अपीली क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी है। देखिए सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार, मौलिक और जो अपीली क्षेत्राधिकार जो भी दिए गए हैं उनके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी है। वह परामर्श दे सकता है या वह परामर्श, जैसे कि इसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। यहाँ पर परामर्श का अर्थ क्या है? जो भारत का राष्ट्रपति है, ठीक है, वह लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित यदि कोई बात होती है तो वह उसे सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकता है, लेकिन न तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी विषय पर सलाह देने के लिए बाध्य है और न ही राष्ट्रपति न्यायालय की सलाह मानने के लिए। फिर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श देखने की शक्ति की क्या उपयोगिता है? दो उपयोगिताएं हैं। देखिए ना तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह को मानने के लिए बाध्य है और ना ही ऐसा है कि राष्ट्रपति यदि सलाह मांगे तो सर्वोच्च न्यायालय का कंपल्सरी है उसे सलाह देना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं दो मुख्य उपयोगिताओं की। पहली, इससे सरकार को छूट मिल जाती है कि किसी महत्वपूर्ण मामले पर कार्रवाई करने से पहले वह अदालत की कानूनी राय जान ले। इसके बाद कानूनी विवाद से वह बच सकता है। यदि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले लेता है तो जब कानूनी विवाद की स्थिति जो उत्पन्न होती है उससे हमारे जो सरकार है वह बच सकती है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानकर सरकार अपने प्रस्तावित निर्णय या विधेयक में समुचित संशोधन भी कर सकती है। ठीक है, मतलब यदि अमेंडमेंट करती हैं उस डिसीज़न में तो फिर उसमें अमेंडमेंट्स भी हो सकती हैं यदि वह सर्वोच्च न्यायालय की सलाह को मान लेता है। अब यहाँ पर हम दो आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। दो आर्टिकल्स कौन से हैं? उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 137। आर्टिकल नंबर 137 क्या है? उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति होगी। ठीक है, अपने ही मतलब जो भी वह आदेश या निर्णय देता है उसकी दोबारा से जांच कर सकता है। पुनरावलोकन मतलब उसकी दोबारा से अवलोकन करना। दूसरा, आर्टिकल नंबर 144, भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे। जितने भी सिविल या न्यायिक जो प्राधिकारी हैं वह जो हैं उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य करते हैं। पिछले पृष्ठ पर मैंने आपको दो अनुच्छेदों के बारे में पढ़ाया, तो यहाँ से देखिए पिछले पृष्ठ पर दिए गए अनुच्छेदों को पढ़ें। ये अनुच्छेद हमें भारत की न्यायपालिका की एकीकृत प्रकृति और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को समझने में मदद करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भारतीय भूभाग के अन्य सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं। उसके द्वारा दिए गए निर्णय संपूर्ण देश में लागू होते हैं। जो भी सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देता है वह सभी अन्य न्यायालयों पर लागू होते हैं। पूरे देश में वह संपूर्ण रूप से लागू होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय से बाध्य नहीं है और कभी भी उसकी समीक्षा कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि वह निर्णय हमेशा ही रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय यदि चाहे तो वह अपने निर्णय को परिवर्तित कर सकता है या उसकी समीक्षा भी कर सकता है। अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के मामले में भी वे स्वयं ही देखता है। न्यायिक सक्रियता देखते हैं। क्या आपने न्यायिक सक्रियता अथवा जनहित याचिका के बारे में सुना है? इसका मतलब क्या है, इस टॉपिक में हम ये क्लियर करेंगे। आजकल न्यायपालिका पर चर्चा में इन दोनों शब्दों का अक्सर प्रयोग होता है। आजकल ये दोनों ही शब्द काफ़ी चर्चा में हैं। दोनों शब्द कौन से? न्यायिक सक्रियता क्या है और जनहित याचिका क्या है? अनेक लोगों का मानना है कि इन दोनों ने न्यायपालिका के कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन कर उन्हें पहले से अधिक जनोन्मुखी बना दिया है। भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका है। ठीक है,
नेक्स्ट क्रियता का मुख्य साधन क्या है? जनहित याचिका, या फिर उसे क्या कहा गया है? सोशल एक्शन लिटिगेशन या सामाजिक व्यवहार याचिका कहा गया है। आखिर जनहित याचिका क्या है? इसका मतलब क्या है? कब और कैसे इसकी शुरुआत हुई थी? कानून की सामान्य प्रक्रिया में कोई व्यक्ति तभी अदालत जा सकता है जब कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ है, मतलब उसे खुद कोई नुकसान हुआ है तो वह कोर्ट में जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अपने अधिकारों का उल्लंघन होने पर या किसी विवाद में फंसने पर कोई व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। 1979 में इस अवधारणा में बदलाव आया। क्या बदलाव आया वो देखते हैं। 1979 में इस बदलाव की शुरुआत करते हुए न्यायपालिका ने एक ऐसे कदम की सुनवाई करने का निर्णय लिया जिसे पीड़ित लोगों ने नहीं बल्कि उनकी ओर से दूसरे ने दाखिल किया था। देखिए 1979 में क्या हुआ था, जो याचिका दायर की गई वह उनके द्वारा नहीं जो पीड़ित हैं बल्कि दूसरे लोगों ने याचिका को दायर किया था। चूँकि इस मामले में जनहित से संबंधित एक मुद्दे पर विचार हो रहा था, अतः इसे और ऐसे ही अन्य अनेक मुकदमों पर जनहित याचिका का नाम दिया गया। उसी समय सर्वोच्च न्यायालय ने कैदियों के अधिकार से संबंधित मुकदमे पर भी विचार किया था। जो कैदी हैं जो जेल के अंदर हैं उन पर जो मुकदमे चल रहे हैं, ठीक है, तो उनसे संबंधित भी मतलब इन्होंने विचार किया था। इससे ऐसे मुकदमों की बाढ़ सी आ गई जिससे जनसेवा की भावना रखने वाले नागरिकों, स्वयंसेवी संगठनों ने अधिकारों की रक्षा की, गरीबों के जीवन को और बेहतर बनाने तथा पर्यावरण की सुरक्षा और लोकहित से जुड़े अनेक मुद्दों तथा न्यायपालिका से हस्तक्षेप की मांग की। जनहित याचिका न्याय सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन बन गई है। ठीक है, जनहित याचिका का मतलब आप यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। जनहित याचिका का मतलब क्या है? यहाँ पर जनहित, जन का मतलब लोग, हित का मतलब भलाई। ठीक है, लोगों की भलाई के लिए जो याचिका दायर की जाती है उसे जनहित याचिका के नाम से जाना जाता है। जनहित याचिका मतलब क्या है इसका? जैसे जब भी आपके अधिकारों का हनन होता है, ठीक है, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन करते हैं, याचिका दायर करते हैं और व्यक्तिगत रूप से यदि आपके साथ कुछ हुआ है तो आप ही उसके खिलाफ। लेकिन 1979 में इसमें कुछ बदलाव आए। बदलाव क्या है कि 1979 में ऐसा हुआ कि कोई अन्य व्यक्ति भी मतलब उसके खिलाफ क्या कर सकता है? याचिका दायर कर सकता है। जैसे कि जेल में जो कैदी रह रहे हैं तो वो अपने लिए याचिका कैसे दायर करें? जो उनके साथ अन्याय हो रहा है उसके लिए स्टेप कौन ले? तो उसके लिए जनहित याचिका बनाई गई जिससे जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें सक्रियता आई। किसी के द्वारा मुकदमा करने पर उस मुद्दे पर विचार करने की बजाय न्यायपालिका ने अखबार में छपी खबरों व डाक से प्राप्त शिकायतों को आधार बनाकर उन पर विचार करना शुरू कर दिया। इस तरह न्यायपालिका की यह नई भूमिका न्याय सक्रियता के रूप में लोकप्रिय हुई थी। ठीक है, कुछ प्रारंभिक जनहित याचिकाएं देख लेते हैं। 2 याचिकाओं की यहाँ पर बात की गई है। 1979 में समाचार पत्रों में विचाराधीन कैदियों के बारे में खबरें छपी। जो कैदी जेल के अंदर हैं, ठीक है, कैदी मतलब जो जेल में हैं जो व्यक्ति, तो उनकी जो कुछ खबरें थी वो समाचार पत्रों में छपी। कब? 1979 में। बिहार की जेलों में कैदियों को काफ़ी लंबी अवधि से बंदी बनाकर रखा जा रहा था। जिन अपराधों के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था, यदि उन्हें सज़ा हो जाती तो भी उतनी लंबी अवधि के लिए कैद नहीं की जा सकती थी। इस खबर को आधार बनाकर एक वकील ने एक याचिका दायर की। सर्वोच्च न्यायालय में यह मुकदमा चला। यह पहली जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुई। इस मुकदमे को हुसैन आरा खातून बनाम बिहार की सरकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो ये मुकदमा बिहार की गवर्नमेंट की तरफ बिहार में मतलब जो चला था, एक वकील के द्वारा जो याचिका दायर की गई थी, तो इस मुकदमे को हुसैन आरा खातून बनाम बिहार सरकार के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात करते हैं, 1980 में तिहाड़ जेल के एक बंदी ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कृष्ण अय्यर को एक पत्र भेजा। इसमें बंदियों को दी जाने वाली शारीरिक यातनाओं का वर्णन किया गया था। जो शारीरिक दंड जो दिया जाता है उन्हें, उनका वर्णन किया गया था। एक तिहाड़ जेल के कैदी थे, उसने इसके बारे में लिखा था, 1980 में लिखा था। न्यायाधीश ने उसे ही एक याचिका मान लिया और यदि बाद में न्यायालय ने पत्रों को याचिका के रूप में स्वीकार करने की प्रथा समाप्त कर दी। लेकिन यह मुकदमा सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन के नाम से शुरुआती जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको 2 याचिकाओं के बारे में बता दिया है।
फिर देखिए उससे आगे हम देखेंगे जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायालय ने अधिकारों का जो दायरा है वो बढ़ा लिया है। शुद्ध हवा, पानी और अच्छा जीवन पाना पूरे समाज का अधिकार होता है। न्यायालय का मानना था कि समाज के सदस्य के रूप में अधिकारों के उल्लंघन पर व्यक्तियों को इंसाफ की गुहार लगाने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त 1980 के बाद जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता के द्वारा न्यायपालिका ने उन मामलों में रुचि दिखाई जहां समाज के कुछ वर्गों के लोग आसानी से अदालत की शरण नहीं ले सकते। देखिए 1980 में क्या हुआ कि जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता के द्वारा न्यायपालिका ने उन मामलों में भी रुचि दिखाई जहां समाज के कुछ वर्गों के लोग आसानी से अदालत की शरण नहीं ले सकते, जहां वो आसानी से अदालत में नहीं जा सकते। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए न्यायालय ने जन सेवा की भावना से भरे नागरिक, सामाजिक संगठन और वकीलों को समाज के जरूरतमंद और गरीब लोगों की ओर से याचिकाएं दायर करने की इजाज़त दे दी। ठीक है, देखिए कुछ नागरिक ऐसे होते हैं जो जन सेवा की भावना से भरे होते हैं, कुछ सामाजिक संगठन भी ऐसे होते हैं, कुछ वकील भी ऐसे होते हैं जो जन सेवा की भावना से भरे हुए हैं। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय हैं उन्होंने इजाज़त दी इन सभी को, किस चीज़ के लिए कि जो ज़रूरतमंद है, गरीब लोग हैं जो न्यायालय तक नहीं जा सकते, उनकी तरफ से याचिकाएं उनके द्वारा दर्ज की जा सकती हैं। न्यायिक सक्रियता का हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ा। इससे न केवल व्यक्तियों बल्कि विभिन्न समूहों को भी अदालत जाने का अवसर मिला। इसने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बना दिया और कार्यपालिका उत्तरदायी बनने पर बाध्य हुई और चुनाव प्रणाली को भी इसने ज़्यादा मुक्त और निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया। न्यायालय ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपनी संपत्ति, आय और शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में शपथ पत्र देने का निर्देश दिया है। देखिए जो भी प्रत्याशी, ठीक है, कोई भी प्रत्याशी जो भी चुनाव लड़ता है तो उसके लिए उसे ये है मतलब बोला गया है कि मतलब जब भी आप कोई भी इलेक्शंस लड़ते हैं तो अपनी संपत्ति का जितना भी ब्यौरा, जितनी आपकी प्रॉपर्टी है, जितनी आपकी इनकम है और जो आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, वो सारे के सारे उनका एक शपथ पत्र देने के लिए निर्देश दे रखा है, जिससे लोगों को सही जानकारी के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का वह चुनाव कर सके, उन्हें सही जानकारी मिल सके, वह अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सके। जनहित याचिका की बढ़ती संख्या और सक्रिय न्यायपालिका का एक नकारात्मक पहलू भी है। इससे न्यायालयों में काम का बोझ बढ़ा है। देखिए पॉजिटिव इफेक्ट हम देख चुके हैं कि जनहित याचिका का गरीब लोगों, ज़रूरतमंदों को या फिर लोकतांत्रिक जो हमारी व्यवस्था है, ठीक है, मतलब वो किस तरीके से, और जो हमारी कार्यपालिका है मतलब वो उत्तरदायी हो गई है, बाध्य हो गई है उस चीज़ के लिए। लेकिन इसके क्या है, कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हैं, नकारात्मक पहलू भी हैं। नकारात्मक पहलू क्या है भाई, जो न्यायपालिका है उसका कार्य बढ़ गया है, कार्य बढ़ने की वजह से उस पर जो बोझ है वह बढ़ रहा है। दूसरे क्या है, न्यायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच का अंतर जो है वह धुंधला हो गया है। न्यायालय उन समस्याओं में उलझ गया है जिसे कार्यपालिका को हल करना चाहिए। जो कार्यपालिका का कार्य था वह अब जो न्यायालय के द्वारा किया जा रहा है, तो न्यायपालिका उन चीज़ों में उलझ गया है। उदाहरण के लिए वायु, ध्वनि प्रदूषण दूर करना, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना, चुनाव सुधार करना वास्तव में न्यायपालिका के काम नहीं है। ये सभी कार्य जो हैं वे विधायिका की देखरेख में प्रशासन को करने चाहिए। जो न्यायपालिका अभी हमारा काम कर रही है, ठीक है, चाहे वो वायु, ध्वनि प्रदूषण या भ्रष्टाचार के जो भी मामले हैं, वो सारा काम किसका है, विधायिका का है। विधायिका की देखरेख में प्रशासन द्वारा किया जाना चाहिए और वही सभी कार्य कौन कर रहा है, हमारी न्यायपालिका कर रही है। इससे उससे पर अतिरिक्त कार्य का बोझ पड़ गया है। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि न्यायिक सक्रियता से सरकार के तीनों अंगों के बीच पारस्परिक संतुलन रखना काफ़ी मुश्किल हो गया है। हमारी जो तीन पार्ट हैं हमारे, ठीक है, एक न्यायपालिका है, एक विधायिका है, एक कार्यपालिका है, तो इन तीनों के बीच का जो संतुलन है वह बनाए रखना अब काफ़ी मुश्किल हो गया है। लोकतांत्रिक शासन का आधार यह है कि सरकार का हर अंग एक दूसरे की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का सम्मान करेगा। न्यायिक सक्रियता से इस लोकतांत्रिक सिद्धांत को आघात पहुंच सकता है।